Hello students, welcome to the another mystery of organic chemistry with Chemverse. So let's solve the mystery of phenols. Alcohols already done in the previous video. So let's start with the phenols. अब सबसे पहले है ना IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ कॉमन नेम्स है जो क्लियर होने चाहिए आपके माइंड के अंदर. सो दैट्स वाई वो हम ले रहे फटाफट. फिनॉल मतलब क्या? बेंजीन के ऊपर सीधा डायरेक्टली अटैच्ड OH हो ना, मतलब इसको फिनॉल बोलते हैं, अल्कोहल नहीं. बिकॉज अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों को अलग से हमने क्लासीफाई किया हुआ है. सो फिनॉल्स आर बेसिकली बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड OH हो तो इनको फिनॉल्स बोलते हैं हम. वो कोई भी बेंजीन रिंग होनी चाहिए, अराइल ग्रुप होना चाहिए बेसिकली, एरोमेटिक. सो और कैसे डिफरेंट टाइप के फिनॉल्स भी है, लेट्स डिस्कस. जिसके अंदर कुछ कॉमन नेम्स है जो अपने माइंड में होने चाहिए. ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल. अब ऑर्थो पोजीशन मतलब कौन सी? 1 and 2 वाली. मेटाक्रिसॉल मतलब पोजीशन कौन सी होगी? 1 and 3 वाली. एंड इफ पैरा है मतलब 1 and 4 वाली पोजीशन होगी. अब देखो इधर OH के साथ में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे? CH3. इफ 1 and 2 पोजीशन में दिख जाए आपको, 1 पे OH दिखे, 2 पे CH3, वैसा वर्सा कोई भी नंबर हो सकता है, तब इनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल. ऐसे ही इफ फर्स्ट एंड थर्ड पे CH3 दिखे या 1 पे दिखे OH के रिस्पेक्ट में, तो इनको बोलेंगे मेटाक्रिसॉल. एंड इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल. 1/4 पोजीशन कॉमन नेम से, इसके पीछे कोई लॉजिक है नहीं बेसिकली. यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. चलो ऐसे ही नेक्स्ट दूसरे भी कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, विच इज कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉन. अब इसमें याद कैसे रखना है? इसे है तो कॉमन नेम्स ही, इसमें मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं. डाइहाइड्रिक फिनॉल्स बोलते हैं इसको हम. डाइहाइड्रिक, दो OH ग्रुप है. तो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के अंदर 3 टाइप है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल. दोनों नाम से जानते हैं इसको हम. अब देखो कैटेकॉल के अंदर याद एक को याद रखोगे, दूसरे तो 2 ही याद रखने हैं आपको. कैटेकॉल को कैसे याद रखना है? देखो इसके स्पेलिंग में देख रहे हो ना, तो कैच जैसा आ रहा है कुछ. तो कैच कैसे करते हैं? बेसिकली हम ऐसे ही करते हैं ना कैच. तो बाजू बाजू में 2 हैंड्स रखते हैं हम. तो आप देखो बाजू बाजू में OH है ना एडजस्टेंट कार्बन पे, मतलब एक क्या है? कैटेकॉल. बाकी के 2 याद रखने ही है आपको. एक है रिसोर्सिनॉल, एक है हाइड्रोक्विनॉन. 1/3 पोजीशन पे OH हो फिनॉल में तो रिसोर्सिनॉल है, एंड 1-2 पे है बाजू बाजू में. याद ऐसे रखना है आपको. कैच कैसे करते? 2 हाथ से ऐसे ही करेंगे, बाजू बाजू में 2 हाथ होने चाहिए. ऐसे ही बाजू बाजू में OH है मतलब इनको बोलेंगे कैटेकॉल. देन क्विनॉल, 1/4 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप से. चलो ऐसे ही एक कॉमन नेम्स हो गए जो आपके माइंड में होने चाहिए, MCQ में कहीं पे आ सकता है. चलिए नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन. अब 4 प्रिपरेशन है, बहुत इजी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. किस में से हम बना सकते हैं? हेलोएरिन्स में से बना सकते हैं. सेकेंड BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में से भी बना सकते हैं. थर्ड बेंजीन में से भी बना सकते हैं, एंड क्यूमिन में से भी बना सकते हैं. सो सबकी सब प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे कन्वर्जन्स बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जिसके अंदर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हेलोएरिन में से. जब ये माइंड मैप्स में क्लियर होगा ना आपके कि हेलोएरिन में से बना सकते हैं, BDC में से, बेंजीन में से, क्यूमिन में से, तो ये कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करता है आपको. इसीलिए रिवीजन के टाइम पे ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस किस में से बना सकते हैं फिनॉल हम. ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रॉम हेलोएरिन्स, जिसके अंदर हम एक रिएक्शन देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का विथ NaOH एक्वस. एंड वी नो दैट कि ये ब्रेकडाउन होगा Na+ एंड OH- के अंदर. अब ये जो Cl है ना, उसकी जगह पे OH लाना है हमें. क्यों? देखो कार्बन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा वो कार्बन से, मतलब ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली प्लस होगा. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि इसकी जो लोन पेयर होती है ना, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, ड्यू टू लोन पेयर सिग्मा पाई ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर, तो इसके ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है. ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं है, बहुत टफ है. ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ रही है हमें. तो NaOH एक्वस से काम नहीं चलेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा तुम्हें. तो हमें यहां पे देनी पड़ेगी ड्रास्टिक कंडीशन. रीजन इज बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ इधर रेजोनेंस की वजह से. तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू 1 बॉन्ड. 1 बॉन्ड को ब्रेक करोगे इजी होगा, बट ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस.
तो NaOH तो चाहिए ही हमें, बट साथ साथ में एक ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सारा हमें प्रेशर भी देना पड़ रहा है, साथ साथ में टेम्परेचर भी देना पड़ रहा है। देन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, NCl की जगह पे OH आएगा, तब इजी होगा सब्स्टिट्यूशन। अनटिल एंड अनलेस होगा ही नहीं है जब तक तुम्हें टेम्परेचर एंड प्रेशर ना दो। चलो सो जैसे ही आप ये टेम्परेचर एंड प्रेशर दोगे NaOH की प्रेजेंस में एक्वस, देन Cl की जगह OH आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जो फिनॉल होता है ना वो एसिडिक होता है, वो NaOH के साथ रिएक्शन देता है, अल्कोहल नहीं देता NaOH के साथ। बट अगेन फिनॉल गिव्स रिएक्शन विथ NaOH। NaOH एक बेस है, बेस और एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो बीच में आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन दिखेगा ONA, एंड देन वाटर का रिलीज होगा इसमें से। एसिड एंड बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो डायरेक्टली OH बनता नहीं है, यहां पे बीच में सॉल्ट बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये भी तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, डायरेक्टली फिनॉल नहीं बनेगा। ONA इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। रीजन इज कि फिनॉल एसिडिक है और एसिड एंड बेस एक सॉल्ट बना के रख देंगे, दैट इज द रोल हियर सोडियम फिनॉक्साइड का। चलो इफ मैं HCl डाल दूं इसके अंदर, एसिडिफाई कर दूं, तो वापस एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज द फिनॉल वाला फॉर्म। ये एसिडिक है, ये बेस है, सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे बीच में। हमें एसिडिफाई करना पड़ेगा सिस्टम को, दैट्स वाई हमें फिनॉल मिलेगा यहाँ से। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा अपने को। किस में से बनाएंगे हम, एनिलीन में से। अब एनिलीन होता क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसका आप क्या करो, डायएजोडाइजेशन करते कैसे, NaNO2 HCl, इन दोनों को मिक्स करोगे तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, HNO2, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। तो नाम भी क्लियर होना चाहिए, समटाइम आपको इसका नाम भी दिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। अब देखो इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। 0 to 5 पे स्टेबल है। इफ आपने 5 से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा, बीच में जो सॉल्ट बनता है ना BDC वाला। इफ इससे भी और कम दे दिया 0 से, तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो यही रेंज में आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 0 to 5, और प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है मैंने। सो आई नो दैट कि ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से ज़्यादा दोगे तो प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं। सो बनता क्या है इसमें, अब देखो डायरेक्टली याद रख सकते हो इसको, या फिर इसकी एक ट्रिक भी है, जो भी आपको याद रहे। ट्रिक इज कि जब हम एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो टेम्परेचर स्पेसिफिक है 0 to 5, तो इजीली नहीं देगा वो रिएक्शन। टेम्परेचर स्पेसिफिक है, दैट्स वाई इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसका नाम है NO, NO, नो। अब इसमें करना क्या है आपको, बेसिकली इसको उल्टा लिखूं मैं, ON, नो को, तो यहां से H2O का रिमूवल करना है। देखो आप एक इंटरमीडिएट याद रख लो, कुछ है नहीं फिर। जैसे मैंने बोला कि HNO2 फॉर्म होता है बेसिकली, और इसका वापस रिएक्शन होता है अगेन HCl के साथ, एंड देन फॉर्म क्या हो जाता है इसमें से NO, इंटरमीडिएट। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा और यहीं से H2O का रिमूवल होगा। ड्यूरिंग H2O का रिमूवल फॉर्म क्या हो जाएगा, N2, और बाकी सिस्टम में Cl माइनस तो है ही अवेलेबल। यहां पे Cl नहीं है, देखो तो Cl माइनस अवेलेबल होगा ही। तो बीच में क्या फॉर्म होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये जो N2 प्लस बनता है ना, इनको बोलते हैं डायजोनियम, डायजो ग्रुप बोलते हैं। N डबल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N, इनको डायजो ग्रुप बोलते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब याद कैसे रखना है, इसका एक ट्रिक दिया है, या सीधा डायरेक्टली याद रख लो, आपकी मर्जी है। बट डायरेक्टली याद रखोगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा बीच में मिल जाए ट्रिक, इसको याद रख लो। एक बार, दो बार, तीसरी बार करना पड़ेगा, फोर्थ टाइम ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा वो। चलो, तो जैसे ही BDC का फॉर्मेशन हुआ, हम फर्दर इसका रिएक्शन कर सकते हैं। तो इफ मैं BDC का रिएक्शन करवाऊं विथ वाटर H2O और इसको जस्ट मैं वार्म कर दूं, हीट दे दूं, तो ये डिकम्पोज होगा। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे इसको वार्म कर रहा हूं मैं, N2 यहां से भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। उसी मोमेंट पे वाटर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स वाई अटैक करके क्या बनाएगा, फिनॉल। सो बन गया फिनॉल। अपना जो पर्पस यही है कि फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे, एंड बाय प्रोडक्ट में N2 बचेगा क्या एक्स्ट्रा में, वो देख सकते हैं। यहाँ पे HCl ही बचेगा बाय प्रोडक्ट में, और बाय प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन फिनॉल कैसे बना वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये डायजोनियम बोलते हैं इसको जब सॉल्ट के फॉर्म में हो, अदरवाइज डायजो ग्रुप बोलेंगे N2 को। तो डन विद द प्रिपरेशन फ्रॉम BDC। पहले डायजोडाइजेशन करना है 0 to 5 डिग्री पे। एक ट्रिक है, नो के साथ रिएक्शन करवानी है, वाटर का रिमूवल करना है N2 + Cl-, एंड देन इसको हीट करो H2O की प्रेजेंस में, देन यू विल गेट फिनॉल। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन में से कैसे बना सकते हैं हम? तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा हमें ओलियम के साथ। व्हाट इज ओलियम? देखो H2SO4 कंसंट्रेटेड होता है, हमने सुना तो है कि किंग ऑफ केमिकल्स में इसको गिना जाता है H2SO4 को, कंसंट्रेटेड। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं इसके साथ SO3 को डाल दूं ना तो और मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है वो, विच इज द ओलियम। तो मोर कंसंट्रेटेड एसिड हम यूज कर रहे हैं यहां पे, जिसमें से फॉर्मेशन होता है SO3H इलेक्ट्रोफाइल का, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज। तो एक क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इसमें से। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहां पे SO3H, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज। और वी नो कि बेंजीन क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहीं पे कोई भी पोजीशन पे H होगा, वो H की जगह पे क्या लगा देना है? SO3H। तो इसमें से बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर SO3H कोई भी पोजीशन पे लगा दो, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, सल्फोनेशन कर रहे हैं बेसिकली यहां पे। चलो अब सल्फोनेशन करने के बाद आगे क्या कर सकता हूं मैं? देखो एक एसिड है जिसका रिएक्शन करवा सकता हूं मैं NaOH के साथ। तो जैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा, आगे हम इसका रिएक्शन करवाएंगे विथ NaOH। एक बेस है, एक एसिड है, करेगा क्या वो? बेसिकली सॉल्ट का फॉर्मेशन। जैसे यहां पे NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं मैं, तो यहीं से OH, यहां से H, वाटर का रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एक सॉल्ट फॉर्म होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट के ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ इसके अंदर, द नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगेन मैं इसका रिएक्शन करवाऊं, NaOH कैसा होगा? एक्वस होगा। बट मैं दूसरा NaOH ले रहा हूं, वो मोल्टन स्टेट में ले रहा हूं, तो बाजू में मैं लिख रहा हूं सॉलिड। ये लाइन लिखी हुई है NCERT में भी कि हम मोल्टन NaOH का यूज करते हैं। वाई मोल्टन NaOH? इसका भी रीजन दे देते हैं हम। मोल्टन NaOH में Na+ और OH- ब्रेक डाउन इजीली नहीं होते जैसे एक्वस में हो रहे। सो हमें यहां पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो रिएक्शन कर सके, जो SO3- है ना, इसको रिप्लेस कर सके। SO3- क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही तो है। तो सल्फर एंड कार्बन में सल्फर कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करके SO3 के फॉर्म में निकलने वाला है। जब ए होगा ना, उसी मोमेंट पे ये जो OH- है वो अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे। सो वी नीड मोल्टन NaOH, एक्वस नहीं चाहिए इधर हमें। एक्वस में क्या होता है बेसिकली? OH- जो होता है ना, साथ साथ में H+ भी अवेलेबल है, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, डाइल्यूट है थोड़ा, बट हमें कंसंट्रेटेड NaOH चाहिए, मोर नंबर ऑफ OH- चाहिए हमें। दैट्स वाई यहां पे हमने मोल्टन NaOH का यूज किया हुआ है। तो मोल्टन NaOH यूज करोगे, देन SO3 बाहर निकल जाएगा यहां से, देन OH- का इसके ऊपर अटैक होगा, तो बन गया फिनॉल। बट इसको वापस एसिडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपने यहां पे बेसिक मीडियम रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे सेकेंड स्टेप के अंदर? फर्स्ट स्टेप के अंदर NaOH यूज करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर H+ यूज करना है, तो बन जाएगा फिनॉल, इसके ऊपर OH। और फिर आप तो बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हो। देखो सोडियम अवेलेबल है, कितने हैं? 2 सोडियम अवेलेबल है, तो बन क्या जाएगा? Na2SO3 बाय प्रोडक्ट। ऐसे होता है रिएक्शन। अदरवाइज डायरेक्टली याद रख लो, आपकी मर्जी है, बट डायरेक्टली तो सब लोग याद रख पाएंगे ना। अपने को कुछ ट्रिक एंड टिप्स से याद रखना है कोई भी रिएक्शन को, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगी वो रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट ऐसे दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं। बेंजीन में से प्रिपरेशन खत्म कर दिया हमने, जो मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे लिखा हुआ है NaOH H+, वो मोल्टन होता है NaOH, ए एक्वस होता है। नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमिन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमिन में से। अब क्यूमिन होता क्या है? एक कॉमन नेम यूज किया है हमने, क्यूमिन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो समटाइम इसका IUPAC भी पूछते हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्यूमिन, जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका रिएक्शन करवाते हम नेक्स्ट विथ O2, जो
एयर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, देखो वी नो दैट कि ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O, मतलब किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, दोनों में से दोनों की इक्वल है, तो क्लीवेज कैसे होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है। यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज जैसे ही होगा तो फॉर्म क्या होगा, ऑक्सीजन का रेडिकल ऑक्सीजन का रेडिकल, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। अब द प्रॉब्लम इज जैसे ही फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ इसी मोमेंट पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन करेगा, कार्बन रेडिकल H रेडिकल, और यही मोमेंट पे H रेडिकल ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा। तो पर्पस क्या है, यहां पे दो ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में घुस जाते हैं बिकॉज होमोलिसिस होता है यहां पे, एन कार्बन के ऊपर रेडिकल है, रेडिकल सिग्मा पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स वाई क्लीवेज यहीं से होता है, इन दोनों में से नहीं होगा। तो यहीं पे क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना वैसे भी टफ है, बट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, दैट्स वाई यहीं से क्लीवेज होता है एंड कार्बन का रेडिकल बनता है और जुड़ जाता है ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ। तो बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है विथ ऑक्सीजन विच इज क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका नाम क्यों दिया हमने, क्यूमिन तो वी नो दैट, बट साथ साथ में हमने पेरोक्साइड नाम दिया बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्लीवेज है, तो HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट इसकी जगह पे क्यूमिन है तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, O सिंगल O हो तो इसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, जब जैसे ही मैं इसका वाटर H प्लस के साथ रिएक्शन करूं तो होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। अब कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे वो इंपॉर्टेंट है, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहीं से एंड ए वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, होमोलिसिस होने वाला है, रेडिकल रेडिकल बन के यहां पे निकल जाएंगे। तो अब होगा क्या, ए वाला बॉक्स बना दो इधर और इसको इधर जोड़ दो, तो क्या बन गया, देखो फिनॉल, हाइड्रोलिसिस करोगे देन बन जाएगा फिनॉल, प्लस जो बाकी रहा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है CH3COCH3 जिसका नाम है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक में जिसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलती है ना वो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी आपको एग्जाम के अंदर, ए है एसिडोन और ए है फिनॉल। अब ये रिएक्शन यूज कहां पे होती है, इंडस्ट्री के अंदर। क्यों, देखो मुझे फिनॉल तो वैसे भी बनाना है, बट एक ही ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट भी मिल रही है जिसका मैं फर्दर यूज कर सकता हूं। जैसे एसिडोन की बात करूं मैं तो एसिडोन कहां पे यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर, तो साइड्स में मेरा दूसरा भी बिजनेस चलता जाएगा, प्रॉफिट तो होने ही वाला है साथ साथ में फिनॉल के साथ, दैट्स वाई यहां पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो समटाइम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर फिनॉल बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन हम यूज करते हैं, तो क्यूमीन में से बनाएंगे हम फिनॉल, तो डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन आता है कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यूमीन वाली, और इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं बिकॉज एसिडोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है मुझे, बट जेई एडवांस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, से लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी बट लिखा ऐसा था कि पहले बेंजीन का रिएक्शन करवाया विद द CH3CH2CH2Cl, इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, ओ अल्काइलेशन करवा रहे हो आप फिडल क्राफ्ट बेंजीन का, देन ये बन गया क्यूमिन, क्यूमिन का फर्दर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, ए बना, इसका हाइड्रोलिसिस किया, बन गया फिनॉल। और ऐसा भी लिखा था कि A प्लस B बन रहा है, ए और बी जो बन रहा है ना इसका फर्दर आगे रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कीटोन है, कीटोन का कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज किया था वहां पे, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस और नॉर्मल बोर्ड में डिफरेंस यही होता है, यहां पे आपको घुमेड़ घुमेड़ के पूछेंगे क्वेश्चंस, इसीलिए सब क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्यूमिन में से प्रिपरेशन डन, तो डन विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमिन, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखी है मैंने, वो आपके माइंड में रखना। चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल समझना पड़ेगा अपने को बिफोर स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे स्ट्रक्चर समझ में आएगा हम समझ सकते हैं नेक्स्ट की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल बता सकता है। देखो स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना विच इज 10 बॉन्ड एंगल जो है ना 109 डिग्री है, ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर्स, देखो 1 2 सिग्मा हो गए और अगेन 2 लोन पेयर्स, तो वैल्यू कितनी आई 4, तो एक s होगा और साथ में 3p, वैल्यू हो गई 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एंगल कितना होना चाहिए 109.5 डिग्री, बट कितना आ रहा है 109, डिक्रीज हो रहा है। रीजन इज बिकॉज लोन पेयर का रिपल्शन,
वो रिपल्शन हाई है, इसकी वजह से बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। अब अल्कोहल की कंपेयर में थोड़ा बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इंक्रीज हो गया। अल्कोहल में 108.9 डिग्री था, वह एंगल इंक्रीज होने का रीजन यही है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए थोड़ा रिपल्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, इसकी वजह से थोड़ा दूर चला जाता है बेंजीन रिंग। और दिख भी रहा है कि बल्कियर है बेंजीन रिंग, बड़ी ग्रुप है, और आर ग्रुप छोटा होता है बेंजीन की कंपेयर में। अब कौन सा क्लीवेज हो सकता है यहाँ पे, इफ ए वाला क्लीवेज हो जाए तो H प्लस रिलीज होगा, तब कौन सी रिएक्शन बताएंगे, एसिडिक कैरेक्टर। और ए वाला क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, रीजन इज लोन पेयर सिग्मा पाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ए वाला क्लीवेज इजीली नहीं होगा। तो एक ही क्लीवेज पॉसिबल है इजीली, विच इज OH का क्लीवेज। तो इफ OH का क्लीवेज हो तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, विच इज एसिडिटी। अगेन सेकेंड, इफ समझते कि एसिडिटी क्यों बता रहे हैं फिनॉल, हमने क्या किया, इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दिया फिनॉल का, देन हुआ क्या, हमें पता चला कि H2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब फिनॉल के अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए, तभी तो वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देगा और H2 गैस रिलीज करेगा। एसिडिक कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 गैस एंड द सॉल्ट। चलो ऐसे ही हमने दूसरा एक रिएक्शन करवाया, हमने देखा कि लेट्स से कि हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल के साथ तो दे ही रहा है बट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमने देखा कि साथ साथ में वाटर भी रिलीज हुआ एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हुआ। मतलब हो ना हो अल्कोहल से तो ये ज्यादा एसिडिक होने वाला है। अब कैसे पता चला है, अल्कोहल से NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे थे बट फिनॉल दे रहा था, वो कंपेयर करेंगे आगे हम, बट NaOH के साथ रिएक्शन दिया विच इंडिकेट्स कि वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। चलो आगे ही आगे मैंने अनदर रिएक्शन करवाई, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन नहीं हुई। इसमें क्या होता है, CO2 के एफरवेंसेस दिखते हैं बट वो एफरवेंसेस नहीं दिखे हमें यहाँ पे। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई विच इंडिकेट्स कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मिड में है, इतने भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कौन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहीं से कंपैरिजन हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिनॉल नहीं देते। तो दैट्स व्हाई फिनॉल जो है विच इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कंपैरिजन होगा चैप्टर 8 के अंदर। बट ये क्लियर होना चाहिए कि हमने करवाया कैसे है, पूरा एक्सपेरिमेंट्स देखे हमने एंड हमें पता चला कि ऐसा कुछ होता है। लेट्स डिस्कस द एसिडिक कैरेक्टर। देखो इसमें मैंने कुछ केस बनाए हुए हैं एंड इसमें से 110% क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक कैरेक्टर। बोर्ड ले लो, नीट ले लो, या जेई मेंस ले लो, या जेई एडवांस ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, एवरी एग्जाम के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, MCQ या फिर थियरी। चलिए लेट्स स्टार्ट। केस 1, कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल, अल्कोहल एंड वाटर। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है एंड सबसे कम एसिडिक कौन है, हमें थियरेटिकल प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस बना दिए सबके, एंड वी नो दैट कि कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा। अब देखो फिनॉक्साइड आयन बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, अल्कोक्साइड आयन बन गया। अब हमें देखना है विच इज मोर स्टेबल। चलो अब इसमें से देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन OH माइनस एंड अल्कोक्साइड आयन में ऐसा तो क्या हो रहा है। अब देखो फिनॉल में नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब यहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, देखो OH माइनस में हाइड्रोजन वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बॉन्ड बना के रख दिया, अब तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो डोनेट भी नहीं कर सकता है और विड्रॉ भी नहीं कर सकता है OH से, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब यहां पे देखो वो क्या रहा है, ये जो R ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो क्या लगा रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट की है, अब O नेगेटिव मतलब क्या, इसका नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी कब आएगी इसके पास, जब इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, आप इलेक्ट्रॉन रिच है और आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। एंड मैं इसकी बात करूं तो देखो ये नेगेटिव चार्ज था जो रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअस डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से इनकी एनर्जी कम होगी, देखो जैसी एनर्जी कम हुई स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये तो अनस्टेबल हो गया,
क्यों अनस्टेबल हुआ? बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, कम स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन, और बीच में कौन रहेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहीं से हमें एक्सप्लेन करना है और रीजन भी यही लिखना है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। रीजन इज बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल विच इज फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उतना लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो इसका आंसर भी कैसे लिखना है वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल इज मोर एसिडिक, वाटर बीच में, अल्कोहल सबसे कम, वो भी रीजन लिखवा देते हैं यहाँ पे। अब कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी वन ऑफ द 2 to 3 रीजन है इसके पीछे, कोई भी रीजन लिख के आओगे आपको मिल जाएंगे मार्क्स। एक कार्बन कैसा है? sp2 है, 3 सिग्मा बनाया है, और ये वाला कार्बन sp3 है, तो sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की, मतलब वो नेगेटिव को अपनी तरफ ज्यादा होल्ड कर पाएगा, ए नहीं कर पाएगा, खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब। तो ये लिया ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ फिनॉल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन। यहीं से खींचेगा, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो अब सेकेंड रीजन देखना है विच इज रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी समटाइम पूछते हैं, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट फिनॉक्साइड आयन के इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज पाई सिग्मा पाई। अब देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव इज अनस्टेबल, तो होगा क्या? नेगेटिव यहां से यहां शिफ्ट होगा, उसी मूवमेंट पे कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे 5, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए पाई का ब्रेकडाउन होगा और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पाई पाई, इधर पाई, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए तो न्यूट्रल हो गया, वो तो वैसे भी नेगेटिव था ना, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो न्यूट्रल हो गया। चलिए लोन पेयर तो बचेगी 2। अब देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, अगेन रेजोनेंस हो सकता है, नेगेटिव यहां से यहां शिफ्ट होगा, पाई यहां से यहां शिफ्ट होगा। आप देख सकते हो नेगेटिव यहां पे आया, इस पे तो कुछ नहीं होगा, होगा जो भी होगा वो यहीं पे होगा, यहां पे पाई यहां पे पाई, अगेन नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव का शिफ्टिंग यहां से यहां और पाई का शिफ्टिंग यहां से यहां, मतलब नेगेटिव इधर आएगा, इधर पाई, इधर पाई, इधर पाई। देखो अगेन नेक्स्ट क्या होगा? पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव यहां से यहां, पाई का शिफ्टिंग यहां से यहां, तो हुआ क्या? पाई सिग्मा पाई, और अगेन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो कंटिन्यूस होते रहेगा। देखो कितनी बार नेगेटिव घुमा? 1 2 3 बार बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन वो अपनी एनर्जी कम करेगा, जैसे एनर्जी कम होगी वी नो दैट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दैट इज द रीजन कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। अब इसमें भी एक एमसीक्यू के फॉर्म में कई बार पूछते हैं, आउट ऑफ फिनॉक्साइड एंड फिनॉल विच इज मोर स्टेबल। तो इफ मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इधर होगा क्या? यहां पे देखो पाई सिग्मा पाई, ऊपर O, इधर H, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां पे भी रेजोनेंस होगा, तो लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगी बिकॉज नॉन बॉन्डेड होता है। लोन पेयर मतलब क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल है, तो लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगी और पाई का शिफ्टिंग होगा यहां से यहां। तो उसी मोमेंट पे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसमें आप देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, यहां पे H, बाकी बचेगा ऐसा ही कुछ। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द केस इज कि इन दोनों की स्टेबिलिटी पूछते हैं कि आउट ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्लस एंड नेगेटिव दो चार्ज में सेपरेशन हो गया, और इसके ऊपर तो एक ही चार्ज है नेगेटिव। और रीजन भी समझ में आएगा कि ऑक्सीजन प्लस चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा ज्यादा मोमेंट तक, ऑक्सीजन कभी भी प्लस नहीं की, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव होल्ड कर पाता है, प्लस नहीं कर पाएगा। बट रेजोनेंस की वजह से इसको लोन पेयर देनी पड़ रही है एनी हाउ, जबरदस्ती, तो वो देता तो है जबरदस्ती, बट फिर अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए आउट ऑफ फिनॉक्साइड एंड फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। रीजन यही लिखना है, यहां पे चार्ज सेपरेशन होता है, सेपरेशन हुआ चार्ज का, प्लस एंड माइनस, और यहां पे चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और चार्ज का सेपरेशन चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज जैसे ही बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। चलिए इसके ऊपर जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी में वो ले लिए मैंने यहाँ पे।
नेक्स्ट कंपैरिजन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसके कुछ रीजंस है जो आप लिख सकते हो यहाँ पे बोर्ड में क्या लिखना है, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है पूरा आंसर जो आ रहा है 15 सेकेंड में आ जाएगा, वहाँ पे आप लिख लेना वो आंसर, प्रॉपर आंसर यही लिखना है बोर्ड के अंदर। Yes, stabilities of alkoxide and phenoxide ion. Stability of conjugate base in alkoxide ion, the negative charge is localized. Localized मतलब एक ही जगह पे है on oxygen, while in phenoxide ion the charge is delocalized, मतलब continuous rotate हो रहा है। The delocalization of negative charge makes phenoxide ion more stable and favors the ionization of phenol, मतलब H plus का removal। तो डन विद द एसिडिक कैरेक्टर का केस 1। केस 2, कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्रिसॉल है, फिनॉल है एंड नाइट्रोफिनॉल्स है, मतलब डोनेटिंग ग्रुप होगा, विड्रॉइंग होगा, एक नॉर्मल फिनॉल हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है यहाँ पे कि एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली विड्रॉइंग ग्रुप, और इनवर्सली प्लस आई और डायरेक्टली माइनस आई, इनवर्सली पी के, डायरेक्टली के। अब इसमें एक चीज खास याद रखना कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है ना, इंडक्टिव इफेक्ट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो एक खास एक पॉइंट याद रख लेना, इंडक्टिव वो प्लस आई है या माइनस है, कोई भी हो सकता है, इंडक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखवा है ना, वो लिंक करेंगे इधर हम कि हो क्या रहा है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे H प्लस रिलीज करूँ, O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस, ये नेगेटिव और H प्लस, मैंने इसके कॉन्जुगेट बेस बना दिए। अब होगा क्या इसमें, ये जो नेगेटिव है ना इसको हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, नेगेटिव को कम कर दे। अब ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं। अब यहां पे देखो क्या है, ये जो NO2 ग्रुप है ना वो EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ पैराग्लिसरॉल, फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, वो पोजीशन कोई भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको देखना है कि पहले विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है कि क्या है। तो हमने इधर से देखा कि नाइट्रो कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और मिथाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल ट्रिक मैं दे रहा हूं कि जहां पे भी कोई भी ग्रुप अटैच हो, ये X है और बाजू में Y है, इफ Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना कंपेयर टू X, तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इफ Y इज लेस देन X, तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे X कौन है, इधर CH3 में कार्बन है, Y कौन है, हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है, कार्बन रिच हुआ तो डोनेट कर सकता है। अब यहां पे भी देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, X कौन है, नाइट्रोजन, Y कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेगा, नाइट्रोजन क्या हुआ, पुअर हुआ ना, पुअर हुआ तो विड्रॉ ही करना पड़ेगा, डोनेट तो कर ही नहीं सकता है, दैट्स वाई विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, NO2 विड्रॉइंग है, मतलब नेगेटिव का चार्ज जो है वो कम होगा, जैसे नेगेटिव कम होगा स्टेबिलिटी ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस इंक्रीज होगी, दैट्स वाई पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, फिनॉल बीच में रहेगा, यहां पे स्टेबिलिटी कम हो रही है कॉन्जुगेट बेस की। रीजन यही है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इफ रीजन पूछे तो भी आप लिख पाने चाहिए यहाँ पे कि व्हाट वुड बी द रीजन कि जिसकी वजह से मोर एसिडिक है। तो फाइनली ऑर्डर आपको लिख लेना है, नाइट्रोफिनॉल ज्यादा, फिनॉल बीच में, पैराग्लिसरॉल लीस्ट। चलिए ऐसे ही दूसरा केस देख लेते हैं कि सबके सब कैसे है, डोनेटिंग ग्रुप से, बट इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो टाइटल देखो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, द प्रॉब्लम इज कि पोजीशन चेंज हो रही है, मेटाक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। एकदम सिंपल एनालॉजी से समझते हैं इसको, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस। अब लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया इधर कि सबके ऊपर ये जो नेगेटिव आ रहा है ना वो -3 आ रहा है, सबके ऊपर -3 आ रहा है इनिशियली, ऑक्सीजन के ऊपर। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब समझते हैं यहाँ पे, ये जो नेगेटिव आ रहा है ना रेजोनेंस में, वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। यहाँ पे भी देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, सब में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब मैं इफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं तो ही चार्ज डिक्रीज होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं।
नेगेटिव आ रहा है, उधर ही मैं डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूं तो नेगेटिव इंक्रीज होगा, और मेटा पे तो आ ही नहीं रहा, देखो मेटा पे नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, मतलब -3 का -3 रहेगा। यहां पे मैं इधर लिखते जा रहा हूं, मेटा पे -3 का -3 रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो मैंने जैसे ही ऑर्थो पे अटैच किया ना नेगेटिव को, CH3 ग्रुप को, तो ये नेगेटिव चार्ज था, इसको कुछ यहां पे इलेक्ट्रॉन मिले, बिकॉज ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये -3 का कितना हो जाएगा, लेट से -4 हो गया, इंक्रीज होगा, नेगेटिव में चार्ज इंक्रीज होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो। अब तो क्या होगा, नेक्स्ट देखो यहां पे अगेन पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ए भी डोनेट करके माइनस को इंक्रीज करेगा, तो -3 का यहां पे भी कुछ -4 समथिंग होगा, तो ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज कम है उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो मेटाक्रिसोल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अब इन दोनों में कंपैरिजन हो रही है, दोनों इक्वली डोनेट कर रहे हैं, बट लगा कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, +I, ए भी +I लगा रहे हैं, दोनों +I लगा रहे हैं डोनेशन के अंदर, और हमने देखा डिस्टेंस कम हुआ। देखो डिस्टेंस कम है मतलब डोनेशन पावर बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया मतलब डोनेशन कम हुआ। तो इन दोनों में आपको डिस्टेंस चेक करना है, तो डिस्टेंस जिसका कम है, हमने देखा कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एसिडिक कैरेक्टर। अब +I जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो +I ज्यादा किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, मोर +I, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लेस +I, तो जितना लेस होगा +I एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो फाइनली ऑर्डर इसका देखो आप क्या हो गया, हाईएस्ट होगा इसमें मेटा, बिकॉज इसमें कोई चार्ज बढ़ नहीं रहा है नेगेटिव में, एंड इन दोनों में लेस +I जिसका होगा उसका ज्यादा बनेगा, तो पैरा एंड सबसे कम ऑर्थो। तो ये आपका ऑर्डर बन गया मेटा, पैरा एंड ऑर्थो में। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एनसीईआरटी में टेब्यूलर फॉर्मेट में गिवन है। तो डन विद द कंपेरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, जो आपके माइंड में होना चाहिए। तो फाइनली स्क्रीन पे ऑर्डर ला दे रहा हूं मैं, मेटा सबसे ज्यादा, पैरा एंड देन ऑर्थो। ऑर्थो के अंदर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम हुआ +I बढ़ जाएगी, +I बढ़ गई एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूट फिनॉल्स में विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए मैंने, यहां पे सब विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए। तो इसमें क्या होगा, लेट्स डिस्कस। मेटा, ऑर्थो एंड पैरा, वही एनालॉजी इधर ले लेते हैं कि होगा क्या। लेट्स से यहां पे मैंने -3 ले लिया, नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, -3 और देखो NO2 कैसा विड्रॉइंग ग्रुप, ए भी विड्रॉइंग है और ए भी विड्रॉइंग है। अब समझते नेगेटिव कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। अब देखो यहां पे तो कोई चार्ज इंक्रीज डिक्रीज होने ही नहीं वाला, मेटा पे कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो देखो इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -3। अब होगा क्या, जैसे ही ऑर्थो पे आएगा ना, इसका नेगेटिव कम होगा, विड्रॉ करेगा, तो -3 का विड्रॉ हो रहा है, तो कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहां पे भी माइनस आया, तो लेट से -3 का कितना हो गया, -2 हो गया चार्ज, इन दोनों का इक्वल है। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई समझते कैसे हो रही है। तो देखो इन सब में हाईएस्ट चार्ज किस में है, मेटा में, मतलब लेस स्टेबल होगा है, तो मेटा का सबसे कम होगा। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई के अंदर इंडक्टिव का कोई रोल नहीं होता है। रीजन समझा देते कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि आपको NO2 ग्रुप जो दिख रहा है ना, वो H के साथ क्या बना देता है, इंट्रा H बॉन्ड। बाजू बाजू में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि ये हाइड्रोजन हम दोनों के बीच में रखते हैं, ऐसा काम करते हैं, तू रिलीज करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये इंट्रा H बॉन्ड का फॉर्मेशन लीड्स टू डिस्टेबिलिटी ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, उसका डिस्टेबिलिटी आएगी इसके अंदर। रीजन है कि H+ जैसे ये रिलीज करेगा ना, ये बोलेगा ला मेरे को दे दे, तो H+ सिस्टम में से इजीली हम नहीं निकाल सकते। बाजू में ही बंदा ऐसा बैठा हुआ है NO2 जो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, विच इज इंट्रा H बॉन्ड। तो इन तीनों में सबसे कम तो मेटा का ही है, ड्यू टू इंट्रा H बॉन्ड H इजीली रिलीज नहीं होगा। H इजीली रिलीज नहीं हो रहा है ना, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, तो यहां पे ऑर्थो होगा और हाईएस्ट पैरा होगा। वही रीजन है इसमें कि क्यों ऑर्थो कम हो रहा है पैरा से। अब यहां पे इंडक्टिव वाला में लगाऊं ना, तो इसकी इंडक्टिव -I स्ट्रांग हो जाती है, डिस्टेंस कम है, बट इधर आपको इंट्रा H बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए, तो फाइनली ऑर्डर आप लिख सकते हो यहां पे कि क्या होगा, सबसे कम मेटा, देन ऑर्थो एंड देन पैरा। ऑर्थो कम होने का रीजन यही है इसमें कि इसका इंट्रा H बॉन्ड विच लीड्स टू डिस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। डिस्टेबिलिटी का रीजन यही है, इंट्रा H बॉन्ड की वजह से H+ इजी रिलीज नहीं होगा। चलिए
डन विद द एसिडिक कैरेक्टर का ऑल द कंपेरिजन। अब कुछ स्पेशल रिएक्शंस जो है हमें देखनी है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अब होगा क्या यहाँ पे देखो, इफ मैं फिनॉल का रिएक्शन करवाऊं जिंक डस्ट के साथ तो जिंक बाबा बोलेगा ए ऑक्सीजन मेरे को दे दे। क्यों? देखो जिंक मतलब एक मेटल लिया हुआ है मैंने, मेटल रिएक्शन कर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपने देखा था कि मेटल का रिएक्शन करवाओ हाइड्रोक्साइड के साथ तो ऑक्साइड्स बनते बेसिकली करस्पॉन्डिंग, तो जिंक के ऑक्साइड बन गए यहाँ पे ZnO और उसी मोमेंट पे यहाँ पे O निकल गया और H तो वैसे का वैसा ही है, मतलब बेंजीन बन गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है फिनॉल का, ऑक्सीजन का रिमूवल विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ फिनॉल विच गिव्स द बेंजीन। तो कई बार पूछते हैं कि जिंक का रोल क्या है यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है और इसका रिडक्शन करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी इजी, समटाइम आपको है ना इसमें कन्वर्जन पूछते हैं, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो जब भी OH को निकालने का एक ही तरीका है, जिंक डस्ट, और कोई तरीका है नहीं इसमें। NCERT के हिसाब से OH का रिमूवल करने का एक ही तरीका है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाओ तभी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। ये कोल्ब्स रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल का विथ NaOH, एसिड और बेस क्या बना देंगे यहाँ पे, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन। अब कोल्ब्स रिएक्शन के अंदर हम करते क्या है, बेसिकली CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं एंड हम एसिडिफाई करते हैं सिस्टम को, तो यहाँ पे फिनॉल फॉर्म होगा और इसमें क्या होगा बेसिकली, ये जो ऑर्थो पोजीशन पे H दिख रहा है ना अपने को, इस पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे H अवेलेबल है, इस CO2 में क्या होगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब इसी मोमेंट में देखो ऑक्सीजन जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा कार्बन पे प्लस चार्ज, और उसी मोमेंट पे पाई का अटैक होता है इसके ऊपर। तो एक्सप्लेन ऐसे ही हो रहा है कि CO2, देखो CO2 माइनस चार्ज बैठेगा ना, तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा, ऐसे पहले ऐसा कुछ फॉर्म होगा, बट जैसे ही मैं एसिडिफिकेशन करूं ना तो बन जाएगा COOH और इधर भी एसिडिफाई होकर फिनॉल बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, CO2 में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है वो, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, दैट्स वाई। और CO2 का अटैचमेंट एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इंट्रा H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो वाली पोजीशन। पैरा पे भी हो सकता था बट ऑर्थो पे हो रहा है, रीजन इज इंट्रा H बॉन्ड, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बनेगा उससे। अब करते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन। एस्पिरिन में कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो एसिडाइलेशन करते हैं हम बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका इंपॉर्टेंट नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये जो बना ना इसका सैलिसिलिक एसिड नाम है। अब यहां पे ध्यान दो, इफ सैलिसिलिक एसिड का मैं एसिडाइलेशन करूं, CH3CO2 मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O एंड C डबल बॉन्ड O CH3, हमने एसिडाइलेशन अल्कोहल में देखा था। तो अब होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये जो OH है ना, यहीं से H का रिमूवल करना है और इसको ब्रेक डाउन करना है आपको ऐसे कुछ, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस। अब ऑपोजिट चार्ज को जोड़ दो, नेगेटिव और इधर प्लस, नेगेटिव पे जोड़ दो COCH3, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे COOH और ऑर्थो पोजीशन पे होगा C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका नाम है एस्पिरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और आने के चांस है ही इसके ऊपर कि कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन। सेकेंड ऐसा भी पूछ सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, तो सैलिसिलिक एसिड को एसिड टू एस्पिरिन पूछे तो आपको सिंपल एसिडाइलेशन करना है, CH3CO2O, एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तभी ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब इसमें जो लोग गुडसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक मस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एस्पिरिन। तो इसके अंदर सिग्मा कितने होते हैं, 21 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 5 पाई बॉन्ड्स। कहीं पे लिख के रख लेना, गुडसेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव के अंदर आ सकता है ऐसा तो क्वेश्चन, पर क्या एवरी टाइम में कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए लिखवा दिया, 21 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स। गुडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा चांस है और आप इसके अंदर भी पूछा जाता है, GACB के अंदर, दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट MCQ पूछते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एस्पिरिन, 21 सिग्मा 5 पाई बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट,
एस्पिरिन खत्म, जिसका दूसरा भी नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और कुछ है नहीं, कॉमन नेम ही है वैसे तो डन विद द सेकेंड कोल्ब रिएक्शन। थर्ड रिमर-डिमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के अंदर। लास्ट ईयर ही 2 बार कोल्ब्स एंड रिमर-डिमन दोनों पूछी थी लास्ट ईयर, तो सीबीएसई में, जीएसबी में भी आई थी। तो अब लेट्स स्टार्ट कि होता क्या रिमर-डिमन के अंदर। फिनॉल ही यूज करते हैं हम, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, एंड यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, CHCl3, और मेजॉरिटी स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, सब लिख के आते हैं CH3Cl, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज अब इसको आप रिकॉल कर पाओगे कि बोला था मैंने कि यहाँ पे CH3Cl नहीं होता है, होता क्या है CHCl3। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। तो आपको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवानी है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऐसे कुछ होता है। देखो एसिड और बेस क्या बना के रखेंगे, सॉल्ट, तो बीच में एक तो हमें क्लियर है ही कि क्या बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सेकंड क्या होगा, देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है ना कैसे होता है CHCl3, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CHCl2। देखो रट्टा मारना ही है तो मार ही लो, रिएक्शन कुछ है नहीं इसके अंदर, बट द प्रॉब्लम है इसके ट्रिक के साथ कैसे याद रखोगे। तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे H दिख रहा है ना, वो कोई भी पोजीशन पे होगा फर्स्ट की जगह पे, तो यहां से H का रिमूवल करो, यहां से किसका रिमूवल करना है, Cl का। जैसे ही HCl का रिमूवल होगा ना, आप देख सकते हो कि यहां ऑर्थो पोजीशन पे क्या फॉर्म होगा, CHCl2। एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म और NaOH तो याद रखना ही है, और क्या याद रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पे कुछ होता है यार, वो क्या होता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्लोरोफॉर्म में से क्या निकाल देना है, HCl। तो इसीलिए देखो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा भी NaOH रिक्वायर्ड होता है, तो इसीलिए 2 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होते हैं इधर, और ऐसे ही फॉर्म होता है CHCl2 यहाँ पे। चलिए अब जैसे ये फॉर्म हुआ ना, आगे हम क्या करते हैं, इसका अगेन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस लेते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा, वी नो दैट कि Cl की जगह पे OH आता है, तो इसमें देखो क्या हुआ, CHOH ट्वाइस बन जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना, CH यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH, एक ही कार्बन पे 2 OH, हाईली अनस्टेबल, लोन पेयर दो लोन पेयर होती है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, इसमें क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा, वो रिपल्शन की वजह से 2 OH ग्रुप कौन से फॉर्म में निकल जाते हैं, वाटर के फॉर्म में। दैट इज द रीजन, देखो 2 Cl की जगह पे 2 OH आए, वो निकल गए इन द फॉर्म ऑफ H2O। जैसे ही H2O का रिमूवल हो गया, क्या बन गया, CHO। मतलब आप यहां पे देख सकते हो कि क्या फॉर्म होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, CHO, मतलब वो क्या बन गया, आल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, इधर एक H। इफ मैं इसके अंदर अगेन एसिडिफिकेशन कर दूं, एसिडिफिकेशन मतलब H प्लस डाल दूं, तो फर्स्ट NaOH, सेकेंड में ही क्या डाल रहा हूं, H प्लस डाल रहा हूं, मतलब इसका एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल OH एंड वाटर का रिमूवल नेट, ए बन गया सैलिसाल्डिहाइड। जैसे ऊपर सैलिसिलिक एसिड बना था, ए बन गया सैलिसाल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनता है ना, तो क्या नाम दोगे इसका, सैलिसाल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम भी इतना इंपॉर्टेंट है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू फिनॉल। तो डन विद द रिमर-डिमन रिएक्शन, ट्रिक से याद रखो, अदरवाइज इसको रट्टा मार लो, आपके हाथ में है, बट ट्रिक से याद रखो तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख पाओगे। चलो तो डन विद द इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाल क्लोराइड, एंड देन NaOH के साथ फिर एसिडिफाई करो H प्लस, देन यू विल गेट सैलिसाल्डिहाइड। डन। चलो ए इंटरमीडिएट, इफ आपको इसका मैकेनिज्म समझना है और इन डिटेल्ड समझना है, तो कार्बिन करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बेसिकली। इसमें जो कार्बिन फॉर्म हुआ ना, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो स्टेबिलिटी कब मिलती है, 8 इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल स्पेशी है। तो कार्बन का एक ऐसा न्यूट्रल स्पेशी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको बोलते हैं कार्बिन। तो आपने 3 इंटरमीडिएट तो वैसे ही पढ़े, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और अनदर फ्री रेडिकल, बट एक फोर्थ वन होता है जिसका नाम है कार्बिन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और न्यूट्रल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये भी ऑड वन आउट कन्वर्जन पूछते हैं लास्ट 3 इयर्स में CBSE के अंदर, बहुत बार कन्वर्जन के अंदर वो पूछा गया है। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है तो वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है Na2Cr2O7। इसको एक्टिव करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए हम लेते हैं H2SO4। तो होगा क्या बेसिकली, इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब H का रिमूवल होगा,
तो यहाँ से H का रिमूवल होगा और यहीं से भी H है इसका रिमूवल होगा और यहीं पे ऑक्सीजन घुस जाएगा। तो आपको दिख रहा है बोथ साइड अप एंड अबव दोनों साइड ऑक्सीजन लग जाता है, बीच में पाई और पाई, दो ही पाई रहेंगे ना। इफ इधर मैं और पाई बना दूं कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पाई बॉन्ड भी तोड़ देता है, ये जो Na2Cr2O7 है ना वो पाई बॉन्ड भी तोड़ देता है। यही रीजन है कि दैट्स वाई यहाँ पे वो लग गया, यहाँ पे भी वो लग गया। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोक्विनॉन। सो इफ कन्वर्जन आए फिनॉल टू बेंजोक्विनॉन तब आपको Na2Cr2O7 H2SO4 यूज करना है। बेंजोक्विनॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बेंजीन नहीं है, बीच में सर्कल नहीं बताना है तुम्हें, खास ध्यान में रखना, अदरवाइज मार्क्स काट देगा वो। चलिए नेक्स्ट, स्पेशल रिएक्शंस डन है, आगे देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या देता है। अब मैं बात करूं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर है, मतलब वो इजीली दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है रेजोनेंस के अंदर। तो ये दो लोन पेयर होने की वजह से हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से मोर पोलैरिटी आ रही है। कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो NO2 करके क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों तीन पोजीशन पे लग जाएगा। रीजन यही है बिकॉज OH ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग है। तो सम टाइम गिव रीजन पूछते हैं कि क्यों तीनों तीन पोजीशन पे लग जाता है वो NO2 ग्रुप, तो रीजन यही लिखना है बिकॉज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग है जिसकी वजह से तीनों तीन पोजीशन लग जाएगी। OH ग्रुप, चलिए तो आपको यहां पे इसका नाम दिखेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। और इसके ऊपर समटाइम एमसीक्यू आते हैं, देखो नाम में लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड बट इसके अंदर COOH ग्रुप नहीं है। तो आपको क्या पूछते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग किसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, और आप एसिड देख के है ना वही टिक करके आते हो कि इसके अंदर तो होगा ही COOH ग्रुप। बट एसिड नाम इसीलिए है बिकॉज तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, देखो तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ए नेगेटिव को और कम कर देंगे तो मोर एसिडिक है पिक्रिक एसिड। सो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होने की वजह से इसका एसिड में नाम दे दिया है हमने, अदरवाइज फिनॉल रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोर एसिडिक होने की वजह से इसका नाम दिया है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका पीके बहुत कम है। और एनसीईआरटी के बाजू में मस्त लाइन लिखी हुई है कि पिक्रिक एसिड का पीके बहुत कम है, मतलब ज्यादा एसिडिक होने का रीजन क्या हो सकता है, वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आंसर यही है कि तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज को। ऐसे ही सेकेंड वन, अब देखो मुझे नाइट्रेशन जो हो रहा है ना वो कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करना है, ऑर्थो पैरा पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डाइल्यूट कर दूंगा, कंसंट्रेटेड नहीं रखूंगा, NO2 ग्रुप बहुत कम दूंगा जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे लग सकता है। रीजन यही है, नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे लगेगा। नेगेटिव को चाहिए प्लस, प्लस को चाहिए नेगेटिव, जुड़ जाएंगे ऑर्थो पैरा पे, तो डाइल्यूट HNO3 में से बनेगा NO2 प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस और ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे लग जाएगा, दोनों पे लग सकता है। बट मेजर और माइनर यहां पे अपने को बताना है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर क्या है, इंट्रा H बॉन्ड है, तो इंट्रा H बॉन्ड होने की वजह से ए वाला मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला, एंड पैरा वाला माइनर प्रोडक्ट। आपको सब जनरली यही बताते हैं टीचर्स कि पैरा मेजर होता है बट इसके अंदर ऑर्थो मेजर होता है। रीजन यही मैंने एक्सप्लेन किया, इंट्रा H बॉन्ड मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल, इसकी वजह से ये मेजर है, माइनर प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर है ना एक मस्त क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरा का ज्यादा होता है। रीजन में ये लिखना है कि ऑर्थो के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंट्रा H बॉन्ड, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल है। इसके अंदर क्या होता है, इंटर H बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड बनता है, तो दो मॉलिक्यूल मल्टीपल मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, इंटर H बॉन्ड। मतलब मॉलिक्यूल्स को फ्री स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। और इसमें सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम किस में होता है, ऑर्थो में, जिसकी वजह से स्टीम वॉलेटाइल है। स्टीम वॉलेटाइल मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रेशन वाला पार्ट डन। While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation
नेम द आइसोमर विच विल बी स्ट्रीम वॉलेटाइल। स्ट्रीम वॉलेटाइल ऑर्थो होता है, रीजन यही लिखना है आपको गिव रीजन के फॉर्म में। अब ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हेलोजिनेशन में, तो जैसे ही मैं एक्वस यूज कर रहा हूं ना, देखो एक्वस मतलब क्या, वाटर। वाटर क्या होता है, हाईली पोलर। हाईली पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इसकी पोलैरिटी और बढ़ा देगा, एक्टिविटी और बढ़ा देगा, तो तीनों तीन पोजीशन पे क्या लग जाएगा, बी आर। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इसके अंदर बी आर प्लस। अब इसमें एक मस्त क्वेश्चन बनता है कि जब मैं Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं ना, तो हेलोजिनेशन में मुझे क्या चाहिए होता है, एनहाइड्रस AlCl3। आपने देखा हुआ है लुईस एसिड चाहिए होता है Br+ जनरेट करने के लिए, बट Br+ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। रीजन यही है कि ये जो OH है ना, इसमें से इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी ज्यादा है मतलब वो Br बॉन्ड को क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। पोलराइज मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस। ये ज्यादा पोलर है। देखो नेचर है कि मैं कोई नॉन पोलर ले लूं, सामने भी नॉन पोलर है, तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। बट इफ मैं पोलर कंपाउंड ला दूं नॉन पोलर के बाजू में, तो एक इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होती है टेम्पररी। पोलर और नॉन पोलर जब मिलते हैं ना, तो इसकी वजह से पोलर बॉन्ड इसको क्या करता है, पोलराइज करता है। इसको क्या देता है, लालच देता है। लालच मतलब देखो, जैसे ही वो -H+ होगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, और इसको बोलेगा कि चल आ जा, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूं। इसीलिए Br+ जनरेट होता है। टेम्पररी इफेक्ट है और कुछ है नहीं इसके अंदर। आप डायरेक्टली याद रख भी सकते हो रिएक्शन को। सेकेंड एंड फोर्थ एंड सिक्स पोजिशन पे Br 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बट इसके अंदर खास याद रखना है, इसके वाइट PPT होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गई फिनॉल की, कि मुझे फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाइट PPT मिलेंगे हमें यहाँ पे किसके, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के। तो ऐसा क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कोई भी अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। अल्कोहल तो रिएक्शन देते नहीं है, कौन देता है, फिनॉल देता है। तो फिनॉल वाइट PPT देगा विथ ब्रोमीन वाटर। आंसर यही लिखना है। 2 बीकर होंगे, एक में होगा फिनॉल, एक में होगा अल्कोहल। आपको पूछा जाएगा कि आउट ऑफ दीज 2 बीकर्स किसके अंदर फिनॉल है, दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दो, जिसमें व्हाइट PPT बने वो होगा फिनॉल, बाकी होगा अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट, ब्रोमीन हेलोजिनेशन डन। अब मेरे को कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करना है। जैसे मैंने वहां पे समझाया था कि वाटर हाईली पोलर है, तो ये जो CH2 होता है ना, वो कैसा होता है, नॉन पोलर। तो CH2 नॉन पोलर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो रिएक्टिविटी कम करने से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ही ओपन होगी, तीन पोजिशन नहीं ओपन हो पाएगी, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल्ड कर रहे हैं हम नॉन पोलर डाल के। Br+ तो जनरेट होगा ही, बट नॉन पोलर होने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे लग जाएगा। और यहीं पे पैरा मेजर होता है, बिकॉज इधर इंट्रा H बॉन्ड नहीं बनता है। इंट्रा H बॉन्ड का कंडीशन है ऑक्सीजन होना चाहिए बाजू में, या फ्लोरीन होना चाहिए, या नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही हेलोजिनेशन डन। ये लिखा ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड में होता है। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं देते हैं फिनॉल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इथर्स स्टार्ट करते फटाफट, कंप्लीट कर देते इथर्स को भी। इथर क्या होता है, COC, कार्बन सिंगल ऑक्सीजन एंड बाजू में भी कार्बन। अब इथर्स के अंदर इसका IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC का रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज करनी है, कंटिन्यूअस हो। तो देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है 1 and 2। फर्स्ट पोजीशन पे आपको एक अल्कोक्सी ग्रुप दिख रहा है, जो हम कहां पे लिखते हैं, प्रीफिक्स में। कितने कार्बन का है, 1, तो मिथॉक्सी बोलेंगे। 2 का है तो इथॉक्सी, 3 का है तो प्रोपॉक्सी। तो देखो मिथॉक्सी इथेन बन गया, प्रीफिक्स में लिखेंगे इसका हम नाम। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा एक IUPAC रखा हुआ है मैंने। देखो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 1, 2, 3, सेकेंड पे मिथॉक्सी है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। अनदर एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इथर का IUPAC इंपॉर्टेंट है, तो आने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है 1, 2, 3 या 1, 2, 3 कोई भी कर सकते हो आप। तो 1, 2, 3 में सेकेंड पे मिथाइल भी है और मिथॉक्सी भी है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है बस। और ये वन ऑफ दी 1 मार्कर क्वेश्चन आया था CBSE के अंदर। इसमें ट्विस्ट है, देखो नंबरिंग कहां से करूं। लॉन्गेस्ट चेन तो दिख गई मेरे को, ये 6 कार्बन की होगी, बट नंबरिंग यहां से करूँ कि यहां से करूं। अब देखो इसका नाम लिखूं तो क्या होगा, इथॉक्सी 2 कार्बन का है, और इसका लिखूं तो नाइट्रो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है।
तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ई पहले आएगा कंपेयर टू एन, तो नंबर 1 इसको देना है, नंबर 2 इसको देना है। ये ट्विस्टेड एमसीक्यू भी आता है और 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है। सो 2 नाइट्रो पहले लिखोगे कि इथॉक्सी, अल्फाबेटिकल फॉलो करना है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक रिंग है, दैट्स व्हाई साइक्लो आप वर्ड यूज करोगे इधर। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। चलिए फटाफट ऐसे ही एक कॉमन नाम है, खास याद रख लेना, एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका ऐसे भी नाम दे सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन, बट इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ऐसे ही दूसरा एक अनदर चीज इथॉक्सी वाला, इसका भी कॉमन नेम है फेनिटॉल, ये ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में, तो एक कॉमन नेम भी खास याद रख लेना, कन्वर्जन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर किस में से बना सकते हैं, अल्कोहल में से बना सकते हैं, हेलो अल्केन में भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द अल्कोहल, कि अल्कोहल में से कैसे बनाएंगे। H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर क्या देता है, डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है खास लिख देना, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, अल्फा बीटा माइनस H2O। चलिए डिहाइड्रेशन होता है फर्स्ट 443 केल्विन पे, बट इफ मैं टेम्परेचर डाउन कर दूं, इससे कम कर दूं टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो इससे कम टेम्परेचर करूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। तो इफ मैं 413 केल्विन पे रिएक्शन करवाऊं H2SO4 का सेम, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो आपको 2 चाहिए, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए अल्कोहल के, और फिर देन वाटर का रिमूवल करना है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं मैं, बट टेम्परेचर इज वेरी स्पेसिफिक, 413 केल्विन टेम्परेचर। 2 में से आप देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2OH, सामने भी यही लेना पड़ेगा मुझे, OH यहां पे C, यहां पे BC और यहां पे BC, या एक 2 C ले लेते हैं। चलिए अब होगा क्या, यहां से OH यहां से H, वाटर का रिमूवल ही कर रहा है बिकॉज ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट यहां पे 2 मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है, इसीलिए आपको देखो क्या फॉर्मेशन हुआ, CC इधर हो गया, O बाजू में हो गया, O के बाजू में CH2 CH3 बन गया ना, इधर वाटर का रिमूवल करना है, CCO CC बन गया इथॉक्सी इथेन। बट इसमें स्पेसिफिक है कि ये सिमेट्रिकली बनेंगे, मतलब एक मैं इथेनॉल ले लूं दूसरा प्रोपेनॉल ले लूं तो नहीं होगा, दोनों एक ही अल्कोहल होने चाहिए, तो मैं सिमेट्रिकल इथर बना सकता हूं उससे। और इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे अब अभी, बट ऐसे आप समझ सकते हो मैकेनिज्म देख के ही कि क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है इधर, तो वो भी लिख लेना, SN2 मैकेनिज्म। चलिए तो फर्स्ट ईथर का प्रिपरेशन डन फ्रॉम अल्कोहल, मैकेनिज्म फटाफट समझ लेते क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन होगा, देन SN2 मैकेनिज्म, तो ऑक्सीजन के लोन पर H+ के ऊपर अटैक करेगी, एन प्रोटोनेशन होने के बाद अगेन ये इधर लिखना है, दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का इन्वॉल्व हो रहा है, देखो यही लोन पेयर ए वाले कार्बन पे अटैक करेगी और कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 5, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो आप देखो यहां पे क्या हुआ, वाटर का रिमूवल एंड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसने डोनेट किया, बट मैकेनिज्म कौन से फॉलो होती है, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा वो, सिंगल स्टेप रिएक्शन SN2। चलो अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, H+ का रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मैकेनिज्म खास ध्यान में रखना, और इसका समटाइम आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते हैं अल्कोहल का, तो इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर खास लिख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये SN2 लिखा हुआ है ना मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल लोगे तो डिहाइड्रेशन प्रिफर्ड होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वहां पे, हमें नहीं करना है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, सीधा अटैक करवाओगे तभी तो फॉर्मेशन होगा ये। चलो तो मैकेनिज्म डन। नेक्स्ट फ्रॉम रिएक्टिविटी ऑर्डर, इधर ऑलरेडी लिख दिया मैंने, GSB में गुजसेट में बहुत बार पूछते हैं, दैट्स वाई रखा हुआ है मैंने। चलो नेक्स्ट, इधर रीजन भी लिख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, देख लेते क्या है कि क्यों हम अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस मेथड, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स टू गिव करस्पॉन्डिंग ether is unsuccessful as elimination completes over substitution। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, दैट इज द रीजन कि हम प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करते हैं इधर। विलियमसन सिंथेसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, विलियमसन के अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते अल्कोक्साइड आयन के साथ,
अब X का रिमूवल यहां से, Na का रिमूवल यहां पे, तो बन क्या गया देखो, RO R डैश प्लस किसका रिमूवल हुआ, NaX का। बट द प्रॉब्लम इज के RX कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तो इट शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और मैकेनिज्म फॉलो हो रही है SN2। चलिए, तो एक सिंपल रिएक्शन है, अल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाओ विलियमसन का। हम क्यों नहीं ले पाएंगे सेकेंडरी वो भी लिख देते हैं। ईथर का फॉर्मेशन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ले सकते हैं हम यहाँ पे। RX शुड बी प्राइमरी, इसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी ही होना चाहिए। अदरवाइज सेकेंडरी टर्शरी लिया तो क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एंड करस्पॉन्डिंग अल्किन्स विल बी फॉर्म्ड। चलिए फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं इनका क्या होगा। मैंने लिया है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखो मिथाइल है ना, कार्बन की डिग्री यहां पे तो 0 ही है, बट मिथाइल मतलब SN2 फॉलो कर सकता है वो। तो इफ SN2 फॉलो करूं तो रिमूवल किसका करना है, यहां से Br और यहां से Na, हेलोजन निकालो, Na निकालो NaBr के फॉर्म में, और इथर का फॉर्मेशन होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इफ मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया तो क्या होगा। तो मैंने करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन रख दिया है यहां पे कि इफ मैं टर्शरी हेलोएल्केन के साथ सोडियम मिथोक्साइड ले लूं तो यहां पे टर्शरी है ना, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो होगा क्या, देखो ए अल्फा ए बीटा, बीटा वाला जो ए H है ना वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो बना क्या देगा, देखो यहां पे बाय प्रोडक्ट में CH3OH, बाकी क्या रहा देखो यहां पे, जैसे ही H निकला ना यहां से कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहां से Br का रिमूवल होगा एंड बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जैसे ही Br माइनस निकलेगा वो Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, NaBr एज अ बाई प्रोडक्ट एंड अल्किन का फॉर्मेशन। तो रीजन इसमें लिखना है कि ये जो है ना वो बेस की तरह एक्ट करता है, बल्कियर ग्रुप है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है ना, बेस की तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट्स वाई इसमें एलिमिनेशन होता है। देन डन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस। इसमें देखो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, बेस बन सॉल्ट बन के रह जाएगा बीच में, एंड इफ मैं इसका RX के साथ रिएक्शन करवाओ, यहीं से X निकालो और यहां से Na निकालो, बन गया अल्कोक्सी बेंजीन। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कन्वर्ट, अब ट्राई करना खुद से, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसॉल कैसे बनाएंगे। एनिसॉल का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसॉल। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस डन, इसके बाद प्रिपरेशन डन, और एक ही बाकी है केमिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं खास। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं हम इसका। बॉइलिंग पॉइंट के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे जिसका ज़्यादा, फिर सरफेस एरिया, देन ब्रांचिंग इनवर्सली है। अब इसमें एक मस्त NCERT में डेटा दिया हुआ है कि एक है मेरे पास N पेंटेन, एक है इथॉक्सीथेन, एक है ब्यूटेन 1-ऑल। अब बॉइलिंग पॉइंट देखो तो N पेंटेन का ज्यादा है। रीजन देखो, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। तो वहीं पे मैंने बोला था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब देखना है, जब सिमिलर मोलर मास हो। अब मोलर मास यहाँ पे बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया ना, तो इन दोनों की कंपेयर में अल्केन का ज्यादा हो जाता है, पेंटेन का ज्यादा हो जाता है, फिर इथॉक्सीथेन, एंड हाईएस्ट ब्यूटेन 1-ऑल का ही है। रीजन यही है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, इंटर H बॉन्डिंग की वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसको तोड़ना डिफिकल्ट है। चलिए, तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 1-ऑल का ज्यादा है, देन बीच में होगा N पेंटेन एंड देन इथॉक्सीथेन। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट डन है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, इथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर अल्केन कार्बन वाले ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन है बिकॉज H बॉन्ड बना पाते हैं, देखो वाटर के साथ ऑक्सीजन की लोन पे। केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देखो, इसके अंदर क्या होता है, एंगल इंक्रीज हो जाता है। रीजन है कि दो बल्कि एयर ग्रुप बाजू बाजू में आएंगे, रिपल्शन होगा, दो बल्कि एयर ग्रुप की वजह से इनका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। चलिए, बल्कि एयर ग्रुप आने से रिपल्शन हुआ, बॉन्ड एंगल इंक्रीज 1-1-1.7, रीजन यही है।
देन इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखो, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब जैसे ही HI के साथ रिएक्शन करूं, कंसंट्रेटेड HI ले रहा हूं, तो दोनों बॉन्ड के क्लीवेज हो सकते हैं, बट इफ यहां से क्लीवेज हो रहा हो HX के साथ, तो क्या बनेगा R, देखो यहां पे नेगेटिव, यहां पे प्लस, प्लस नेगेटिव, प्लस जुड़ गया इसके साथ, ROH बना दिया, RX बन गया। अब इफ मैं एक्सेस में कर दूं HX को, मतलब वो अगेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर का रिमूवल एंड देन RX प्लस वाटर। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर खास ध्यान में रखना, HI, रीजन इज कि ये बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना इजी है, इसीलिए फटाफट रिएक्शन देगा। अब इसमें समटाइम एक्सेस में भी पूछते हैं और कंसंट्रेटेड हो तभी भी पूछते हैं। अब ये तो आप देख सकते हो HX के साथ रिएक्शन करना है आपको बेसिकली, और बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से नहीं होगा। रीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्लीवेज यहीं से होगा एंड यहीं पे बनेगा फिनॉल प्लस RX। तो ये खास ध्यान में रखना। अगेन दूसरा कन्वर्जन, जैसे मैंने बोला फिनॉल टू एनिसोल, यहीं पे उल्टा है, एनिसोल टू फिनॉल, वो भी कन्वर्जन कर सकते हो आप साथ साथ में। अब इसमें कुछ आपको है ना, इसकी मैकेनिज्म भी समटाइम पूछते हैं, जैसे मैं सिमेट्रिकल लूं, अनसिमेट्रिकल लूं, तो कहां से क्लीवेज करना है सर, तो यहीं पे एक ट्रिक समझ लेते हैं हम। दो पॉसिबिलिटी है, यहां से भी क्लीवेज हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, तो A से भी क्लीवेज होगा, B से भी क्लीवेज होगा। इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं, खास लिख के रख लेना। इफ कार्बन ऑक्सीजन का ही क्लीवेज होगा, आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन में इफ कार्बन का डिग्री, फर्स्ट इफ कार्बन का डिग्री टर्शरी है, टर्शरी डिग्री है, मतलब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म पे हेलोजन, हेलोजन का अटैचमेंट किधर करना है, टर्शरी के साथ। तो टर्शरी कार्बन के साथ क्लीवेज करना है आपको ये वाले बॉन्ड का, और टर्शरी कार्बन पे अटैचमेंट करना है हेलोजन का, और बाकी का जो भी कार्बन होगा, अदर कार्बन, उसके साथ क्या अटैच करना है, ऑक्सीजन के साथ H अटैच करना है बेसिकली। देखो इधर से क्लीवेज करूं तो इधर प्लस, इधर नेगेटिव, टर्शरी होगा तो इधर से क्लीवेज करना है, O के ऊपर H लग जाएगा, फिर तो इजी है। चलिए फिर सेकेंड, इफ टर्शरी के अलावा कोई भी है, एक्सेप्ट टर्शरी, कोई भी ले लो टर्शरी के अलावा, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, SN2 मैकेनिज्म। वो SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलरेडी पता है। इसमें क्या हो सकता है, कार्बन का डिग्री, कार्बन का डिग्री हो सकता है प्राइमरी और मिथाइल, कोई भी हो सकता है, वहां पे अटैचमेंट करना है आपको हेलोजन का। कुछ एग्जांपल लेते फटाफट, ट्रिक क्लियर होनी चाहिए। टर्शरी है तो SN1, टर्शरी के साथ हेलोजन लगा दो। इफ यहां पे एक्सेप्ट टर्शरी कोई भी डिग्री आ गई तो SN2 फॉलो करना है, एंड वहां पे आपको फॉर्म करना है प्राइमरी और मिथाइल के साथ हेलोजन। अब देखो इसमें एक और भी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, टर्शरी के अलावा कौन सा है, बेंजाइल। बेंजाइल मतलब क्या, यहां पे कार्बन होना चाहिए और यहीं पे O, तो क्लीवेज ऑलवेज यहीं से होगा। रीजन इज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन प्लस सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड इधर वाला पोर्शन। देखो इसके अंदर एक मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, यही ट्रिक से करेंगे फटाफट। मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ है, इसके साथ यहां पे O, बाजू में CH3, देखो CH2। अब बेंजाइल कार्बन दिख गया तो क्लीवेज यहीं से करना है, यहां से क्लीवेज करो, मतलब यहां पे आपको X अटैच करना है, यहां पे H, अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, CO, इधर भी C है, इधर भी C है, इधर भी C और इधर भी C, और इधर बाजू में एक C है। देखो ये प्राइमरी डिग्री है, ये टर्शरी है, टर्शरी है तो SN1 फॉलो करना है, क्लीवेज यहां से करो, X इधर लगा दो, H इधर लगा दो, खत्म। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे तुम्हें। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ए डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर होने की वजह से ब्रोमिनेशन करो इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो आप ऑर्थो एंड पैरा पे देखोगे मेजर होगा पैरा, इधर H बॉन्ड नहीं बनेगा, इधर तो H है ही नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिसोल, मिथाइलेशन कर रहे हो, अल्काइलेशन कर रहे हो CH2 की प्रेजेंस में, तो आप देखो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे लग जा रहा है। इधर भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करो CH3COCl, इलेक्ट्रोफाइल कौन से बनते हैं वो लिख के रख लो, फिर तो ईजी है। इसमें बनता है CH3+, इसमें बनता है CH3C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा, पैरा वाला मेजर है दोनों में। इधर CH2 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे,
एनहाइड्रस AlCl3 होने की वजह से। सिमिलर यहाँ पे भी CH2 हम यूज करेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, मिथाइल कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करता है हमें लुईस एसिड होने की वजह से। इसीलिए हम नॉन पोलर लेंगे। यहाँ पे पोलर लेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी नहीं बढ़ानी है, कम करनी है, ऑर्थो पैरा पे ही रखना है इसीलिए। तो डन विद द इथर वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन। आप नाइट्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2+। NO2+ जैसे ही बन गया ऑर्थो पैरा पे लगा दो इसको, और मेजर होगा अगेन पैरा। इधर H बॉन्ड बन ही नहीं सकता, इधर है ही नहीं। तो डन विद द इथर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।